हेलो एवरीवन, वेलकम टू iXMB। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CWC से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जूलॉजी का भी है, बॉटनी का भी है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर का भी है। और वो टॉपिक है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। हालांकि डिटेल में इनको टॉपिक्स को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आज आपको कुछ अलग चीज़ें और कुछ नए तरीके से बताऊंगा सो दैट कि वो आपको एग्जाम के टाइम तक याद रहे। ओके, सो अगेन जैसा हम हमेशा कहते हैं, टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, हम यहाँ पे थोड़ा सा वीडियोस को या जो भी कंसेप्ट है उनको क्विकली डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का टॉपिक है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। आप सभी को पता है CWC का एग्जाम होना है टेंटेटिवली, वो शेड्यूल्ड है दिसंबर की बिगिनिंग में। आपके पास एक महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। एक बार देख जरूर लीजिए कि ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, कितने टॉपिक आपने कवर किए हैं और कितने नहीं किए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, आप देखेंगे बॉटनी में भी सेल बायोलॉजी है, टिश्यू बेट, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जूलॉजी में इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको जेनेटिक्स दिख जाएगा। तो ये जेनेटिक्स, हेरिडिटी, ऑर्गन सिस्टम, ये दोनों में ही है। आप सभी को पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है। मैंने लास्ट टाइम आपको इसका मीनिंग बताया था। हमने रटा तो बचपन से है कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बट इसका मतलब क्या है? सो आप सभी को पता है जो सेल है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। मान लीजिए ये सेल है, तो इसके बार बार रिपीटेशन से पूरा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। अब इस सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों कह रहे हैं? स्ट्रक्चर मतलब अब आपने देखा कि ये बेसिक यूनिट है जिसकी रिपीटेशन से पूरा की पूरी बॉडी बन रही है। फंक्शनल का क्या मतलब है? जो भी हमारी बॉडी के नेसेसरी फंक्शन है, मैं अगर अपने हाथ को मूव कर पा रहा हूं तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए वो भी कहाँ पे बन रही है? सेल लेवल पे, कोई अलग जगह पे नहीं बन रही। इसीलिए और जितनी भी सारी प्रोसेसेस होती हैं, चाहे जेनेटिक्स की प्रोसेस है, चाहे एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, एसिमिलेशन की प्रोसेस है, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है, वो कहाँ पे होती है? सेल के अंदर ही होती है। इसीलिए क्या कहा जाता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपको समझ आया होगा, लंबे टाइम तक आप इसको ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब है जो हमारा ये वाला टॉपिक है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बाइफर्केशन दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आएंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन इससे आने, और टॉपिक आप देखोगे 10 से ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको किसी भी कंडीशन में टेंशन नहीं लेनी है। जो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक भी आप पढ़ेंगे तो भी आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। बस ये टॉपिक ज़रूर कवर करके चलिए, करके जाए। अब हम डिस्कस करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक प्लांट सेल है, दूसरा एनिमल सेल है। हमने कई बार पढ़ा है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पढ़े हैं, कॉलम टेबल, हम सब सारी चीज़ें हमें पता रहती हैं। कुछ कुछ चीज़ें, माइनर सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहला है, आप देखेंगे यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, जो सेल वॉल फॉर्मेशन एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। रीज़न सोचिए क्यों ऐसा क्यों है कि प्लांट में इतनी सेल वॉल है, एनिमल में नहीं है। दूसरी चीज़ है, प्लांट में आप देखेंगे इतना बड़ा वैक्यूल है और यहाँ पे आप छोटे छोटे वैक्यूल हैं, बहुत सारे वैक्यूल हैं बट छोटे छोटे हैं। तो दो एक बहुत बड़े मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। उसके अलावा जो फंक्शन लेवल पे डिफरेंसेस हैं, चाहे फिर वो क्लोरोप्लास्ट का हो तो वो डिफरेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस केवल प्लांट में होती है। तो इन दोनों चीज़ को सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो में सारा कुछ मैं ही बताऊँ, कुछ आप भी ढूंढिए, क्योंकि जब आप ढूंढेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझने की बात यह है कि जो प्लांट सेल है, आपको मैंने अभी बताया कि एक सेल ये है। मैं बहुत इजी आपको समझाने के लिए इसको स्क्वायर बना रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे स्क्वायर सेल होते नहीं है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो मान लीजिए ये सेल है, इनके बीच में भी एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है और जो डिफ्रेंशिएट करती है दो प्लांट सेल को, उसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो सेल के बीच में ये है, दो सेल के मिडिल में ये है, इसलिए मिडिल लेमिला बोला जाता है। कई बार हम कंफ्यूज होकर मिडिल लेमिला को प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में बता देते हैं, जो कि गलत होता है। तो सबसे पहले मिडिल लेमिला है, और मिडिल लेमिला सेल का पार्ट नहीं है, ये भी आप समझ के रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। देन प्राइमरी सेल वॉल है, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। अब प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल का काम क्या है? केवल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। सेल के अंदर की एंट्री एग्जिट, जो वहां पे एंट्री एग्जिट को चेक करता है, वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन। उसमें सेल वॉल का कोई रोल अगेन
नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। एनिमल सेल में आप देखेंगे सीधे सेल मेम्ब्रेन है, कोई सेल वॉल नहीं है, सीधे की सीधे सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत स्पेसिफिक होती है, बहुत स्पेसिफिकली डिजाइंड है कि अंदर क्या जाएगा, क्या अंदर से बाहर आएगा, और ये बहुत एक हम कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म भी यहाँ पे स्टैब्लिश होता है, और बहुत सेलेक्टिवली परमेबल या फिर परमेबिलिटी होती है, इसीलिए उसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो अपना अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं। अगर कोई भी एक सेल ऑर्गेनेली काम ना करे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ आपको भी समझनी है कि हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। वैसे ही जो सिलेबस में हर एक टॉपिक है उसकी भी इंपॉर्टेंस है। सारी चीज़ें कवर करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इसमें कोई ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है कि काम करना बंद कर दे तो जीवन चल जाएगा, नहीं चल सकता, क्योंकि सभी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। उन इंपॉर्टेंस को आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसको सेंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था। बाइलिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल इसको कहा जाता है। लिपिड बाइलेयर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिपिड की लेयर है और दो लेयर है, एक लेयर ये है और जो दूसरी लेयर है वो ये है। आप देखेंगे ये लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और ये सेंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था। सेलेक्टिवली परमिएबल ये होती है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें चैनल प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन्स हैं जो अलाउ करती हैं पर्टिकुलर पार्टिकल के मूवमेंट को या फिर किसको अंदर आना। आप देखेंगे प्रोटीन चैनल है जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को। तो ये चैनल है, पर्टिकुलर इस चैनल से ही ये मूव कर पाएंगे। देन उसके अलावा आप देखिए ये पूरी की पूरी जो लेयर है, अब देखेंगे ये बाहर का पार्ट है और ये सेल के अंदर का पार्ट है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये साइटोस्केलेटन है। इसमें आप देखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स है जो यहाँ पे भी अभी हमने देखी, ये प्रोटीन चैनल भी है और इंटीग्रल प्रोटीन भी है। उसके साथ साथ पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि सरफेस पे ही अटैच्ड हैं, और इन सभी का वर्क क्या है, बेसिकली मूवमेंट को ईजीली करवाना। अब आप देखिए ये जो लेयर है मतलब ये इस टाइप से लेयर है, और ये जो यहाँ पे ये लेयर है ये कैसे हाइड्रोफिलिक हेड्स, और इसके बीच में क्या है हाइड्रोफोबिक टेल, जो किसी भी मूवमेंट को, मतलब अगर ये बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाती है वाटर में तो फिर तो मेम्ब्रेन बचती ही नहीं। तो इसलिए ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है और जो बहुत सेलेक्टिवली अलाउ करता है पर्टिकुलर मटेरियल को। तो सेंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था। लिपिड बाइलेयर मॉडल इसे कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन के थ्रू इसमें मूवमेंट बेसिकली होता है। देन उसके बाद आते हैं हम एनर्जी की बात करेंगे। प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। प्लांट में आपको पता है प्लांट खाना नहीं खाते हैं, हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं तो हमारे लिए, हमारी बॉडी को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करनी पड़ती। प्लांट बॉडी क्योंकि खाना नहीं खाती है तो उसको खुद से खाना बनाना पड़ता है, और वो खाना क्या है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस। और वो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। आप देखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब ये तो था फूड, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, खाना बनाना। ह्यूमन बॉडी में क्या है, खाना बाहर से चला जा रहा है। अब दोनों में ये बेसिक काम हो गया। उनके उसमें खाना बाहर से नहीं जा रहा था तो उन्होंने खुद बना लिया, हमारी बॉडी ने खाना बाहर से ले लिया। अब इस खाने को एसिमिलेट करके कैसे एनर्जी फॉर्म होगी, और वो एनर्जी कहाँ बनेगी, सेल के किस पार्ट में, वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझना है कि क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है, बट फोटोसिंथेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल, या जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया है, केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल का फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जहाँ पे एसिमिलेशन होता है, जनरेशन ऑफ एटीपी होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, दोनों ही जगह रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो वो एनर्जी कहाँ से बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। आप देखेंगे इसमें क्रिस्टे फॉर्म्ड होते हैं, ये आपको हर जगह दिखेगा, चाहे हम हमारी एब्डोमेन की बात करें तो जनरली जहाँ पे भी क्रिस्टे फॉर्मेशन होता है इट इज़ जस्ट बिकॉज की सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है ताकि वहाँ पे प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट हम आएंगे, ये आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर है क्या, बेसिकली ये स्ट्रक्चर किसका है, ER का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या फंक्शन करता है, इसको थोड़ा समझेंगे। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड है तो इसको हम RER बोलते हैं। अगर वहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा समझिए कहाँ से ये एक्सटेंड हो रहे हैं, ये बेसिकली एक्सटेंड हो रहे हैं न्यूक्लियस से बाहर को। न्यूक्लियस में क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में है, क्रोमेटिन फाइबर में, और जो किसका शेप लेते हैं, क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम के थ्रेड्स को अगर आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, DNA। DNA में क्या है, कोड्स। कोड्स क्या है, बेसिकली कोडॉन, जो एक ट्रिपलेट है।
ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, मतलब डीएनए से जब आरएनए बनता है और उसका ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें कि आरएनए से क्या, एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है वो फिर बताती है कि वो जो कोड था उसका क्या मतलब था। तो अब आप समझे कि यहाँ पे ये सारी प्रोसेस हो रही है और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगी, जहाँ पे राइबोसोम होगा। तो राइबोसोम अगर ईआर से अटैच्ड है तो मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस की। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, बट अगर आप थोड़ा सा जेनेटिक्स को समझेंगे फिर ये रटना भी कम हो जाएगा कि हम फिर ऐसे रटते ना आर ई आर का फॉर्म का फंक्शन क्या है। तो जब हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस फिर आपको खुद से खुद समझ आ जाएगा। सिमिलरली ये न्यूक्लियस था, अब आगे हम इनके सारे के सारे फंक्शन देख सकते हैं। देखिए ये चीज़ तो आपको हर जगह मिल जाएगी और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आप इसको थोड़ा सा समझें ताकि देर तक आपको चीज़ें याद रहे। सेल वॉल का भी हमने बात करी कि शेप प्रोवाइड करता है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसे वर्क करती है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इन ट्रांसपोर्ट। तो ये पूरा का पूरा किसका होता है, सेल वॉल के फंक्शन होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का परमेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियस का क्या है, इनहेरिटेंस, कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाएंगे। गोल्जी बॉडीज, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी बात अभी हमने की थी। न्यूक्लियस से आगे आपने देखा था स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एज वेल एज प्रोटीन। तो प्रोटीन आपने देखा, राइबोसोम अटैच्ड है, राइबोसोम में ट्रांसलेशन की प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होना। तो वो कहाँ पे हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। गोल्जी बॉडी आप देखेंगे इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एज वेल एज एंजाइम्स, ये गोल्जी बॉडी का काम होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, सारी सेल एक्टिविटीज के लिए कॉमन स्पेस है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होते, सिर्फ प्लांट में होते हैं। कंटेन्स पिगमेंट एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस which through which they are able to convert the solar energy into the chemical energy. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर जनरेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी, पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, डाइजेशन करना या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट, बेसिकली जो सेल में है डेड डिकेइंग है उसको हटा देना। और अगर ये खुद अपनी ऑर्गेनेलीज को ही डाइजेस्ट करना शुरू करती हैं, पोप्टोसिस जिससे होती है बेसिकली, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। राइबोसोम्स क्या है, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पेरोक्सिसोम्स क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। तो ये थी समरी किसकी, सेल ऑर्गेनेली की। पहला टॉपिक क्या है, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या आता है, सेल। तो सेल मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, फंक्शन ये रहा। स्ट्रक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन की और ऑर्गन सिस्टम की। यहाँ पे अभी मैं ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस नहीं करूँगा, आप मुझे बताइएगा कि अगर डिस्कस करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर डिस्कस करूँगा। मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया देता हूँ। प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। सिंपल टिश्यू आपको पता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और अगर आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे तो फिर जाइलम एंड फ्लोएम में वो क्लासीफाई होते हैं और इन्हीं की रिपीटेशन से पूरी की पूरी प्लांट बॉडी बनती है। तो ये क्या है, टिश्यू, और जिससे सिस्टम बनता है और वो पूरा सिस्टम जैसे ट्रांसपोर्ट करवाता है ना। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के थ्रू बनते हैं। एनिमल में आप देखेंगे तो एनिमल में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, किसी इंटेस्टाइन की इपिथेलियल टिश्यूज से अलग होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, टिश्यू पर्सन हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर फॉर्म्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन। आप देखेंगे हमारी जो मसल्स है ना, आप जिम गए, आपको उसके बाद थकान लग गई, क्या हुआ, फटीग जमा हो गया, फटीग हो गया, मतलब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गया और आपको फटीग महसूस होने लग गई। आपका जो हार्ट है पूरे टाइम 24/7 बिना रुके बिल्कुल धड़क रहा है, क्या उसमें फटीग होती है? नहीं, क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर हार्ट का सेल थक गया तो बॉडी रुक जाएगी। तो ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन होता है। इसी वजह से आप देखेंगे टिश्यूज थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, 4 डिफरेंट कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम थोड़ा सा जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जेनेटिक्स में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अपनी इस वीडियो में कुछ दिन पहले। इसमें बहुत डिटेल में मैंने हर एक क्वेश्चन को, मतलब आपको सेल डिवीज़न और जो जेनेटिक्स है वो डिटेल में समझाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात, अगर आप नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, और अगर कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। इसके अलावा डिटेल में जेनेटिक्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न बेसिकली क्या होता है, सेल डिवीज़न मतलब सेल का डिवाइड होना। आप देखेंगे किसी भी सेल के अंदर, अगर आपने साइटोलॉजी में या फिर कभी भी माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखने का मौका मिला, तो अगर आप पूरा सेल देखेंगे ना तो आपको इस टाइप से दिखता है। ये पूरा सेल होता है जिसमें, मतलब ये प्लांट की
शीथ है बेसिकली, सेल प्लांट मेम्ब्रेन की सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारे सेल है, मैंने इसको एक सेल कह दिया, ये बहुत सारे सेल है। और आप इसके अंदर देखिए ये सब क्या है, सब में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपको क्या दिखेगा बेसिकली, देखिए हर एक की कंडीशन अलग अलग आपको दिख रही है। यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स प्रॉपरली दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स इस टाइप से दिख रहे हैं, और कहीं पे आप देखिए ये पोल की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस कहाँ पे दिख रही हैं आपको, एक ही जगह पे दिख रही है। तो ये बेसिकली सेल डिवीज़न होता है। और सेल डिवीज़न का क्या मतलब है, जो सेल में न्यूक्लियस की अपने बात की, क्रोमोसोम्स कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे अलाइन कर रहे हैं, वो बेसिकली हम सेल डिवीज़न में पढ़ते हैं। और सेल डिवीज़न तो मेनली नाम से ही समझ आ रहा है कि सेल को दो पार्ट में डिवाइड होना है, बट कैसे डिवाइड होना है, वो डिवाइड होके करेंगे क्या, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम के पास है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली आपको दिख जाएगा। ऐसे हम इसको समझते हैं सेल डिवीज़न को, कि माइटोसिस में क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले है इंटरफेज। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि मूवी आप देखने जाते हैं, मूवी में इंटरवल होता है, इंटरवल में हम क्या करते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें, थोड़ा सा रिलैक्स। तो वही यहाँ पे भी होता है, आई फेज जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, वहाँ पे G1 गैप फेज, S सिंथेसिस फेज, G2 गैप टू फेज। ये बेसिकली क्या होता है, सेल डिवीज़न के बाद जो सेल आया है, या जो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम आए हैं, वो बेचारे थके हुए हैं, वो एक तो रेप्लिकेट करेंगे और रेस्ट करेंगे, ये वो काम करते हैं। और उसके बाद एम फेज है। एम फेज क्या है, जिसमें फिर वो एक्टिवली डिवाइड करेंगे। माइटोसिस की अगर हम बात करेंगे तो जो पहली स्टेज होती है प्रोफेज, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, एंड दे स्टार्ट टेकिंग द शेप ऑफ क्रोमोसोम। देन इन द मेटाफेज फर्दर कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग, एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पे अलाइन होंगे, सेंट्रल प्लेट पे या फिर मेटाफेजिक प्लेट में, एंड साथ ही साथ वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम्स विल डिवाइड फ्रॉम सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर, एंड द मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। ये एक क्रोमोसोम था, तो उस ये सेंट्रोमियर है, ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, तो यहाँ से डिवाइड हुआ, ये वाला पार्ट ऊपर गया, ये वाला पार्ट नीचे गया, तो हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। ये याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। और देन उसके बाद फिर इसमें मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाती है, और ये टीलोफेज, और ये फर्दर फिर कहाँ एंटर करेगा, नेक्स्ट फेज, जो कि क्या है हमारा इंटरफेज। तो ये थी बेसिकली माइटोसिस। और मैंने आपको दिखाया कि प्लांट के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस टाइप पे आपको सारे सेल डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में दिख जाते हैं, तो बहुत क्लियरली आप इसको देख सकते हैं। मतलब ये जो हम कई बार कहते हैं ना कि हम तो इतना अच्छा डायग्राम बना के देख रहे हैं, क्या ऐसा होता है, तो आप देख सकते हो वाकई में ऐसा ही होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही आपको दिखती हैं अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो। देन होती है मियोसिस। मियोसिस क्या है, बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन। ये कहाँ पे होता है, जब भी कोई भी इंडिविजुअल गैमीट फॉर्मेशन करता है। तो आप देखेंगे ये दो में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या है, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस 2 को तो हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रोफेज 1 में एक्सचेंज होता है। प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस हैं, जो मैंने आपको कई बार बताई है। लता ज़रा पानी दे दो, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है सिनेप्सिस, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो साथ में आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक पेरेंट से एक क्रोमोसोम, दूसरे पेरेंट से सिमिलर काइंड का क्रोमोसोम। होमोलोगस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उन दोनों ही क्रोमोसोम में सेम काइंड का जीन कंटेंट, जीन ऑर्डर प्रेजेंट है, तो वो दोनों साथ आते हैं, उसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये फिर से सेपरेट हो जाएंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, चियाज़मेटा फॉर्मेशन। यही क्वेश्चन हजारों बार हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपको मैंने इसको एजीटी से पहले ही बताया था, तब भी वहाँ क्वेश्चन आया। सीसीआई में किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम में देखेंगे ये क्वेश्चन आएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, और आप कंफर्म मानिए कि वहाँ पे कंफ्यूजन भी आपको हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, कंफ्यूजन हमें हो ही जाता है। बाकी ये प्रोफेज 1 थी। उसके बाद फर्दर कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग। एनाफेज 1 में क्या होगा, अभी आप देखेंगे ये टेट्राड फॉर्मेशन है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम एक साथ है, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, और वो कैसा क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एनाफेज 1 में क्या होता है, हमने माइटोसिस में देखा था, उसमें क्या था, उसमें क्या हो रहा था, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड होगा, बल्कि
जो दोनों क्रोमोसोम है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो बीच से अलग होंगे, एंड द मूवमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम आप देखेंगे अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम। तो एक सेल से दो सेल बन गए, बट हाफ कंटेंट, क्योंकि एक क्रोमोसोम इधर चला गया, एक क्रोमोसोम इधर चला गया। माइटोसिस में क्या था, आधे क्रोमोसोम नीचे, आधे क्रोमोसोम ऊपर, और वो इंटरफेस में डबल कर ले रहे थे। बट यहाँ तो आधा आधा हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो एक क्रोमोसोम ऊपर, एक क्रोमोसोम नीचे चला गया, तो एक से दो बन गए। तो यहाँ पे जो कंडीशन 2n की थी, वहाँ वहाँ ये n और n कंडीशन हो गई, क्योंकि एक क्रोमोसोम ऊपर, एक क्रोमोसोम नीचे चला गया। अब ये n कंडीशन यहाँ पे है, जीन कंटेंट से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल माइटोसिस है, condensing coiling thickening and arrangement in the metaphasic plate, and then division of centromere and movement of sister chromatid towards the opposite pole. This is happening in the anaphase 2 of meiosis 2, जो ये सेल बनेंगे आप देखेंगे ये n n n n। तो मतलब जो ये कंटेंट हाफ था वो फर्स्ट में ही हो जाता है। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 24 था तो यहाँ पे क्या होगा, को हाफ करना है। तो ये इस टाइप से जीन कंटेंट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये जो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली चलिए, सारे टॉपिक्स को फोकस कीजिए। आपको नहीं पता कब कहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मत सोचिए कि ये इजी या डिफिकल्ट है, ये आपका काम नहीं है। आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, और वो इजी या डिफिकल्ट आपको एग्जाम में कुछ भी मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा आपको CWC के मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कोर्स भी मिल जाएगा, आप मॉक टेस्ट फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।